युद्ध बचाने का संघर्ष। पूरा इन्फॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनकी। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इन्फॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना था, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। इंडी गठबंधन आएगा साथ, नेतृत्व पर कैसे बनेगी राय। We are at the least bothered. Anybody can start party. DMK is like Thames. It is not bothered about anybody. There was no India alliance at all. The last election itself, we contested in the Nena. बैठक से पहले झटका, गठबंधन से टीएमके छिटका। इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने और खासकर हर वर्ग के लोगों ने कमाल कर दिया इस बार। पूरी ईमानदारी और सहयोग मिल रहा है इंडिया गठबंधन को। एकजुटता जरूरी, विपक्ष की मजबूरी। हम लोग इंडियन अलायंस एक साथ में हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में बैठने का कोशिश करेंगे, सबको साथ बातचीत करके, और जो अदर जो लाइक माइंडेड पार्टी है, और हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आपको मुखोश छीनने के लिए wherever we have to go, we are ready to go. मोदी से मुकाबला एक होने में ही भला। मौके ढेर सारे, विपक्ष किसके सहारे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, संस्थागत विद्रोह हो रहा है और अगले 1 साल के भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी से राहुल गांधी की हताशा और राजनीतिक कल्पना बता रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा। 20 साल पुराना डीएमके कांग्रेस गठबंधन टूटने की कगार पर है। उदयनिधि स्टालिन खुलकर कांग्रेस पे धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से डीएमके के दूर रहने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए एकजुट होगा या विपक्षी एकता की दीवार में दरारें पड़ चुकी है। राहुल गांधी जिस सुनामी की बात कर रहे हैं वो किसके लिए है, सरकार के लिए या विपक्ष के लिए? आज इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है कि ममता की पार्टी में एक और टूट की आशंका बढ़ रही है। विधायकों के बाद टीएमसी सांसदों के भी बागी होने की खबर आ रही है सामने। टीएमसी के बागी गुट का दावा है कि 22 सांसदों का साथ उनके पक्ष में है, यानी विधायकों के बाद सांसदों के बीच टूट की भी खबर आ रही है। अलग गुट बनाने के लिए 19 सांसदों की होगी जरूरत। बीजेपी में जा सकते हैं टीएमसी के बागी सांसद। टीएमसी के बागी विधायकों के गुट को पहले ही मान्यता मिल चुकी है। इधर पार्टी में फूट के बीच ममता बनर्जी ने आपात बैठक बुलाई है। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन में जुटी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के घर में बैठक हो रही है। अपनी पार्टी को बचाने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगा रही है ममता बनर्जी। टीएमसी में बगावत को लेकर एक और बड़ी खबर। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी के 18 सांसद उनके संपर्क में हैं। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि 8 जून को दिल्ली जा सकते हैं टीएमसी के ये सांसद। बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जो पश्चिम बंगाल से सामने आ रहा है। एक के बाद एक बड़ी खबरें ये बता रही है कि टीएमसी टूटने के कगार पर है। हमारी चर्चा के आज के जो प्रमुख सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का महामोर्चा तैयार हो पाएगा? क्या विधायकों के बाद सांसदों की टूट के चलते ममता इंडी गठबंधन के करीब आ रही हैं? राहुल गांधी के 1 साल में सरकार गिर जाने की भविष्यवाणी का आखिर आधार क्या है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे रोहन गुप्ता साहब।
मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से निगत अब्बास जी जुड़ रही हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव साहब एनसीपी से जुड़ रहे हैं, शौर्य सिंह मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। निगत अब्बास, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ डीएमके आपसे नाराज है, वो आपसे अलग होना चाहता है। उसने बाकायदा कह दिया है कि वो लोकसभा में भी आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह तो रही है कि वो इंडी गठबंधन के लिए काम करेंगी, इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन उनकी पार्टी भी इस समय जद्दोजहद में है, उनकी पार्टी में भी टूट की खबर सामने आ रही है। कैसे इंडिया गठबंधन एकजुट हो पाएगा? पहले तो रमेश जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो तो आने वाले समय में आपको जरूर सारी ही पार्टीज बैठकर, लीडरशिप बैठकर आपको बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए मिलेगी कि कैसे इंडिया गठबंधन साथ आने वाला है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि फिलहाल प्रॉब्लम एट द हैंड क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम एट द हैंड उससे बड़ी है। पिछले 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में रमेश भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ देश में पुताई करने का, पेंट करने का काम किया, और अब धीरे धीरे ना वो सूखी सूखी पपड़ी उतर रही है और अंदर की जो सीलन है वो बाहर आ रही है, और उस सीलन में दीमक लग चुकी है। अब वही दीमक देश की अर्थव्यवस्था को खा रही है। आपने एक बात कही अपनी स्टोरी में कि राहुल गांधी जी ने कैसे भविष्यवाणी कर दी कि आर्थिक सुनामी आने वाले। अरे राहुल गांधी जी ने तो कहा है आरबीआई तो प्रमाण दे रहा है, और प्रमाण ऐसे दे रहा है कि 2026 और 27 का जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान आरबीआई ने लगाया था 6.9%, उसको घटाकर खुद ही 6.6% कर दिया है। अरे और प्रमाण सुनिए, आईएमएफ 2026 में पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट में पता चलता है कि कैसे भारत की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो बांग्लादेश से भी कम हो गई है। अभी रमेश भाई, फरवरी से अप्रैल की अगर हम बात कर लें तो 3.5 लाख एसआईपी अकाउंट्स भारत में बंद हो गए। पता है क्यों? क्योंकि 2024 सितंबर से भारत की मार्केट जो है वो इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं दे पा रही है, और इस पे ये सब चंगा सी की रील चलाते रहते हैं, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है कि रील चलाना चाहते हैं। जो ये फोर्थ क्वार्टर का डाटा है जनवरी टू मार्च का, में आपको मुझसे ज्यादा जानकारी नहीं। रमेश भाई सुनिए, निगत जी मेरी भी तो सुन लीजिए। एग्री, आपने अपनी बात कह ली, मैं कह रहा हूं आप प्लीज कंप्लीट करिएगा। मैडम, जो ये फोर्थ क्वार्टर का डाटा आया है ये 7.8% का आसपास आया है। ओवरऑल जो ग्रोथ है 2025-2024 की वो ऑलमोस्ट 7.7% के आसपास है, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है। ये भी तो आज ही आया आंकड़ा। एग्री, आरबीआई ने अपना आंकड़ा बदला, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मैं आ रही हूँ, बिल्कुल सही बात है, मैं वही कह रही हूँ, मैं उसी पर आ रही हूँ ना। धीरे धीरे हर डे कैसी चीजें चेंजेस हो रहे हैं, मैं तो बता रही हूँ। रिपोर्टर्स कह रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कमजोर पड़ रही है, लगातार रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, 10% तक गिर गई है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट डेटा रमेश भाई जो मैं बोलना चाहती थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में हर साल 1 करोड़ युवा है जो ग्रेजुएट होता है। अब उस युवा की अगर हम बात करें तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट की बात करते हैं, जिसमें पता चलता है कि सिर्फ 55% ही उसमें ऐसा युवा है जो जॉब के योग्य है, और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 3.7% ही ऐसा ग्रेजुएटेड युवा है जिसको व्हाइट कॉलर कॉर्पोरेट जॉब मिलती है, विच इज वेरी वरीसम। ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। 67% जो बेरोजगारी है वो देश के युवा ग्रेजुएट में नहीं, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, फिर आप समय मत दीजिएगा। 40% युवा ग्रेजुएटेड घर पे डिग्री लेके फ्रेम करा के दीवार पे लगाकर बैठा है, पर उसके हाथ में जॉब नहीं है। हर 7वां युवा आज भारत में बेरोजगार है। और तो और ये जो युवा जो ग्रेजुएट हो रहा है, सिर्फ 7% युवा ऐसा है जिसको 1 साल के विद इन 1 ईयर जॉब मिल जाती है। क्या ये परिश्रम नहीं है? पर हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप और मैं तो इसी के कमरों में बैठे, आप स्टूडियो में, मैं अपने घर पे बैठी हूं। भगवान ने हमें बहुत दिया है, पर आप मुझे बताइए आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जनता को क्या दिया? जब 80%, ये मैं नहीं कह रही हूं, डेटा कहता है 80% भारत का व्यक्ति आज भी ब्लू कॉलर जॉब करता है। रमेश भाई, ब्लू कॉलर जॉब का मतलब होता है 20,000 रुपए से कम कमाता है, और ये कहते हैं कि इकोनॉमी बढ़ रही है, युवाओं को जॉब मिल रही है। मैं बताती हूँ कहां धंधा सेठ की इकोनॉमी बढ़ रही है। एक छोटी सी बात बताऊंगी अभी रमेश भाई, मेरे साथ बाकी भी पैनलिस्ट हैं, मैं आपको आगे चलते आगे आप इस पे प्लीज बोलिएगा। माने देश के अनाज पर धंधा सेठ को नहीं, सुनिए ठीक है मैडम, मैं आगे आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ रोहन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रोहन जी, निगत अब्बास ने यहाँ पर 3-4 पॉइंट बोले हैं। उन्होंने पहला पॉइंट ये बोला कि आज ही आरबीआई ने
अपना जो रिव्यू दिया है उसमें जो पहले उसने कहा था कि 6.9% के आसपास 2026-2027 की ग्रोथ रेट रहेगी, उसे कम कर दिया है। और दूसरा उनका कहना है कि साहब बेरोजगारी के क्या हालात हैं इस देश में। तीसरा उनका कहना है इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में चिंता का विषय होगा। चौथा उन्होंने कहा साहब 3.5 लाख SIP अकाउंट बंद हो चुके हैं। पांचवा उन्होंने कहा कि साहब देखिए इनइक्वालिटी कितने बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। देखिए रमेश जी, पहली बात तो ये मुझे नहीं लगता ये भाषण का मंच, ये आंकड़ों का मंच होता है। तो आंकड़ों से ही बात करो, इमोशन की जगह आंकड़े दिखाएं तो ठीक रहेगा। जब हम बैठे हुए हैं तब GDP Q4 का जो ग्रोथ है वो 7.8% और भारत विश्व में सबसे ज्यादा स्पीड में बढ़ती हुई अर्थतंत्र है, इवन एट द टाइम ऑफ वॉर। क्या ये आंकड़े झूठ है? करंट अकाउंट डेफिसिट जो सबसे बड़ा पैमाना होता है कि जिस समय पे हम कैसे इसको हैंडल करते हैं, वो 1.3% है। क्या ये आंकड़ा झूठ है? अप्रैल महीने का रिटेल इन्फ्लेशन 3.48% था। क्या ये आंकड़ा झूठ है? थोड़ा पेट्रोल का भाव बढ़ा है, वो बढ़ेगा, आधा % जितना बढ़ेगा, फिर भी RBI की जो गाइडलाइन है 4 से 6% की रेंज, उससे कम है। और ये लोग सवाल वो लोग उठा रहे हैं कि जिनके शासन में 10 से 12% रिटेल इन्फ्लेशन होती थी। सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल का दाम अपने शासन में 155% बढ़ाया। सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो अपने कार्यकाल में पेट्रोल पंप रात को 8 बजे बंद करने की बात करते थे। सवाल उन पे उठ रहा है जो लोग ने सिर्फ 36% पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ाया। और सवाल उन पे उठ रहा है कि जहां जहां दूसरे देशों में 50% पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, हमने सिर्फ 7-8% बढ़ाए। अरे आप पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप जो भी आंकड़े कर रहे हैं आप अपना कंपेयर कर लीजिए, पैनिक मत फैलाइए। रोहन गुप्ता साहब, परिस्थिति में 7.8% से बढ़ने वाली भारत एक रोहन गुप्ता साहब, दिक्कत क्या हो रही है? आप जो आंकड़े नहीं झुठला दिक्कत क्या हो रही है? जो चैलेंज के साथ कहता हूं ये आंकड़े जुटला की। रोहन गुप्ता साहब, जो डाटा आपके लिए कन्वीनियंट है वो डाटा आप बोल रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए कन्वीनियंट है वो कांग्रेस बोल रही है। बट वास्तविक तौर पे देखा जाए, क्या बेरोजगारी एक चैलेंज नहीं है? क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेके सवाल नहीं है? क्या हमारे यहाँ FDI को लेके सवाल नहीं है? क्या हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स को लेके सवाल नहीं है? हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत तेजी से संकुचित हो रहे हैं। क्या जो सबसे बड़ी हमारी ताकत है कंजप्शन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रमेश जी, एक चीज समझिए आप, रमेश जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए हर अर्थतंत्र की चैलेंजेस होती है, हर देश में होती है, हर सरकार जो है करेक्टिव एक्शंस लेती है। कई बार इन्फ्लेशन का इंटरनेशनल इशू आता है, उस पर आपको एक्शन लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि समस्या नहीं है, प्रधानमंत्री जी उस दिन वही कहा, समस्या होना और उसको संकट बना देना, ये फर्क है विपक्ष की राजनीति में। हर चीज को संकट, एक्सट्रीम, सुनामी आने वाली है, ये आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, ये आने वाली है। अरे भाई, आपका काम डराने का थोड़ी है। आपके भी 3-4 स्टेट है, वहां पे वेट कम करके दिखाइए। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। आज एकमात्र सरकार है कि जहां सालों जो हर सरकार ने, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है रमेश जी, सबसे बड़ी, उन्होंने 50% तेल के दाम बढ़ाए। और अगर हम 7 और 8% बढ़ा रहे हैं तो उसमें भी उनसे आपत्ति है। मैं कल का आपको आंकड़ा दे रहा हूं, वेनेजुएला से हमने जो ऑयल इंपोर्ट किया है वो रशिया से 12% कम रेट में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग का बास्केट है $114 से वो कम होके $98 पे हमारी परचेज आ गई है। तो सरकार तो काम कर रही है, वेनेजुएला से लॉजिस्टिक कॉस्ट, तो आप सवाल बट वेनेजुएला से लॉजिस्टिक कॉस्ट भी तो बहुत ज्यादा है ना इन कंपैरिजन टू रशिया या मिडिल ईस्ट। वेनेजुएला से सर लॉजिस्टिक कॉस्ट, मैं लैंडेड आपका इंश्योरेंस कॉस्ट सब कुछ ज्यादा है सर। मैं लैंडेड कॉस्ट, रमेश जी, सर आप वो SBI की रिसर्च का डाटा दे रहे, मैं लैंडेड कॉस्ट की बात कर रहा हूं। $98 वेनेजुएला से, मैं आपको वही बोल रहा हूं, तो आप चेक कर लीजिए उसमें जो $98 है। मैं लैंडेड कॉस्ट की बात कर रहा हूं, जो $106 रशिया से हो रही है, उसके सामने हमने $98 में वेनेजुएला से किया है। और इसीलिए हमारी जो प्राइस है, एवरेज प्राइस, दैट हैज कम डाउन। मैं रमेश जी ओवरऑल एक बात कहना चाहता हूं, देखिए हर देश में विपक्ष होता है, हर देश में विपक्ष का काम है सरकार पे सवाल उठाए, पर आपदा में अवसर करना, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आपको अपना राजनीति करने का अधिकार है, आपको सवाल उठाने का बिल्कुल अधिकार है, पर हम सब मिलकर जब एक वैश्विक संकट के साथ गुजर रहे हो, तब अगर आप अपनी राजनीति को थोड़ा सा विराम देंगे तो देश की जनता भी आपको कम से कम थोड़ा बहुत। मैं रोहन गुप्ता साहब आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। 2008 में भी एक वैश्विक, पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके 2008 में भी देखिए 2008 में भी एक वैश्विक संकट आया था, तो बीजेपी ने सरकार को बहुत घेरा था, सड़क से लेकर संसद तक घेरा था। तब तो बीजेपी ने ये नहीं कहा था साहब ये ग्लोबल संकट है, चलिए मिलके लड़ेंगे करके। तब तो उन्होंने कहा था आप फेलियर हुए हैं, आपकी पॉलिसी फेलियर है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। रमेश जी, दोनों में देखिए
ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रमेश जी। तब भी मैं आपकी तब को याद दिला दूं कि जब भी तब वो बात होती थी, तब जो सरकार की गलतियां थी, फिस्कल डेफिसिट की हम बात करें, करप्शन की बात करें, घोटालों की बात करें, 2012 में रिटेल इन्फ्लेशन 12% था। तो आंकड़े जब आपके अगेंस्ट में आएंगे तो सवाल तो पूछे ठीक जाएंगे। है, ओके रोहन जी, अभी मुझे लगता है निगत आपकी बात का जवाब देना चाहती है, और बाकी मेरे साथ ब्रिजमोहन जी, बहुत अनुभवी व्यक्ति ब्रिजमोहन जी बैठे, शौर्या मेरे साथ हैं, मैं दोनों के पास आऊंगा। निगत, बहुत संक्षेप में आप जवाब दे दीजिए। थैंक यू रमेश भाई, क्योंकि इन्होंने महंगाई की बात करते हुए पुरानी सरकार को घेरा। मुझे नहीं पता ये कब तक पुरानी सरकार के कसीदे पढ़ते रहेंगे। 12 साल से ये सत्ता में बैठे, अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं। अभी इन्होंने इन्फ्लेशन पे कहा, इसलिए आंकड़े बता दूं। एलपीजी और पेट्रोल और डीजल पे कैसे आपने चुनाव के बाद 8-8, 10-10 रुपए पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा दी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बंगाल में अभी चुनाव हुए थे, कलकत्ता में सबसे ज्यादा रेट बढ़े, खैर उस पर नहीं जाते, लेकिन आगे जाते हैं कि दूध पर 3% दाम बढ़ा दिए इनकी सरकार ने। ये इन्फ्लेशन की बात करिए, अभी हाल ही में बढ़े मेरे भाई, बहुत जमाना हुआ नहीं है। चावल पर, आटा पर 15% बढ़ गए हैं, दाल पर 15% बढ़ गए हैं। उसके अलावा जो सब्जियां हैं 10 से 25% तक बढ़ गए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, मेरे भाई यहां बैठे हैं, गुप्ता साहब, ये बता दें कि क्या जॉब्स पर 25% की हाइक मिल रही है इनकी सरकार में? वो तो नहीं मिल रही है। और इन्होंने एक और बात कही थी कि हमने तो देखिए पहले हमारे थोड़े थोड़े 8 से 10% बढ़ रहा है, तो क्या हो गया? अरे 2020 में उसके बाद जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो कम हुए थे ना, $20-30 प्रति बैरल हुए थे ना, तब आपने क्या करा? तब तो आपने एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, आपने 9 रुपए से बढ़ाकर उसको 32 रुपए के पार कर दी। तब आपको जनता की याद नहीं आई, तब तो आप अपने खजाने भर रहे थे। खैर, एक आखिरी बात मैं कहूंगी रमेश भाई, जैसे इन्होंने कहा ना इकोनॉमी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, धंधा सेठ के लिए बढ़ रही है। अब मैं बता देती हूँ हाल ही में क्या हुआ है। जो पोर्ट्स और सुनिए पहले सुनिए, जो अभी पोर्ट्स को, एयरपोर्ट्स को, कोल्स को जो आप धंधा सेठ को दे रहे हो वो तो एक अलग चीज है। आज देश के अनाज पर, देश के भंडारे पर भी कब्जा किया जा रहा है। अभी ग्रेन स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है उस पर एंटी मोनोपोली क्लॉज था, वो हटा दिया गया। और देखिए इत्तेफाक की बात है, बड़े इत्तेफाक की बात है कि अडानी ग्रुप का धीरे धीरे जो है ना फुटप्रिंट पूरे देश में ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी पे बढ़ रहा है। 26 टर्मिनल अभी भी अडानी ग्रुप के पास, अभी से देखिए वो टर्मिनल 26 जो हैं वो ग्रेन स्टोरेज के हैं। 1.45 मिलियन मेट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी अडानी ग्रुप के पास है, और 64 बड़ी साइट्स डेवलप कर रहा है अक्रॉस महाराष्ट्र, गुजरात, बड़ी बड़े शहरों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां इनकी सरकार है वहां वहां पैर फैला रहा है अडानी ग्रुप। तो ये कैसे धंधा सेठ की तो इकोनॉमी बढ़ रही है, रोहन जी, आपके एमएलए, आपके एमपी की तो सैलरीज बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जनता की सैलरी नहीं बढ़ रही है, जहां आपने 10 से 25% तक प्राइसेस बढ़ाए हैं। आपने 2 पॉइंट नहीं बोले, मैं बता देता हूं। आपका एजुकेशन इन्फ्लेशन और हेल्थ इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा, उसको मैं और ऐड कर देता हूं। रोहन गुप्ता साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे। ब्रिजमोहन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, के तुरंत बाद आपके पास आ रहा हूं। रोहन जी, आप जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए रमेश जी, इन्होंने अभी, मैंने कहा ये भाषण का मंच का स्टेज नहीं। जो धन्ना सेठ की बात कर रहे हैं, जब हैदराबाद में डेटा सेंटर करके उन्हीं के पार्टी के सीएम उनसे एमओयू के पैसे लेते हैं, तब धन्ना सेठ नहीं होते। वो धन्ना सेठ बीजेपी में खराब हो जाते हैं और धन्ना सेठ आपके राज्य में अच्छे हो जाते हैं। ये दोगलापंथी लाते कहां से? वही धन्ना सेठ के साथ आपकी सरकार राजस्थान में एमओयू कर रही थी, तब वो धन्ना सेठ नहीं थी। ये नैरेटिव को आप खत्म करिए। आज पूरे देश, आप आंकड़ों पर बात करिए, चैलेंज के साथ आंकड़ों पर बात करने को मैं तैयार हूं। इधर उधर मत जाइए। मैं इन्फ्लेशन का आपको आंकड़ा दे दिया, कमेंट जो करंट अकाउंट डेफिसिट का आंकड़ा दे दिया, और आप बात करेंगे तो पेट्रोल डीजल, ये पैसा हमारे घर पे नहीं गया। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि पैसा नेता अपने घर पे लेके जाते हैं। वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख, एक-एक करके निगत, एक-एक करके, मुझे लगता है निगत एक सेकंड, मुझे लगता है जो एक व्यक्ति एक बार में बोले, रोहन जी बोलिए, हाँ प्लीज, एक-एक करके मैं आता हूं, प्लीज। एक-एक भाषण नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। नहीं रमेश जी सुनिए, रमेश भाई, एक मिनट निगत जी कंप्लीट करने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़ का, ये जो हुआ है वो बीजेपी की सरकार में हुआ है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का आंकड़ा था, जीडीपी का 1% होता था, वो बीजेपी की सरकार में 3.4 हमारे घर पे लेके नहीं जाते। सर आपका बजट साइज भी तो बढ़ा है सर, सरकार ने जनता के लिए यूज किया। और कहां यूज? रोहन गुप्ता साहब, आपका बजट साइज भी बढ़ा है, जीडीपी का आकार भी बढ़ा है। करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स की रिपेमेंट किसने की? मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं। रोहन गुप्ता साहब, रोहन गुप्ता साहब, आई एग्री। आप हर बार ये ऑयल बॉन्ड्स की बात ले आते हैं सर। ऑयल बॉन्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर कांग्रेस के टाइम सर, आपने ऑयल बॉन्ड 3.5 लाख करोड़ के आसपास के थे, आपने तो 40 से 45 करोड़ रुपए टैक्सेस, ऑयल टैक्सेस से लिए हैं सर। अब ये भी मत कहिए ना कि हमने हर बार मैं सुनता हूं, हर कोई यही कहता है जी हमने इनका ऑयल बॉन्ड के पैसे चुकाए।
मैं पूरा आंकड़ा दूंगा। ना 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 रमेश जी, पूरा आंकड़ा, पूरा मैं आपको पूरा आंकड़ा दूंगा। आप जो ऑयल के 40-45 लाख करोड़ बोल रहे हैं, 12 लाख करोड़ हर साल कैपेक्स में खर्च हुए हैं देश में जनता के पीछे। वो घर पे नहीं गए हैं। 5% ऑफ द टोटल जीडीपी जो हमारा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बजट का, जो इनके समय पे 1.2% होता था। आपने बिल्कुल कहा कि आंकड़े जो है बजट का साइज बढ़ता है, पर परसेंटेज तो किसके हाथ में? परसेंटेज तो सरकार के हाथ में। इसमें नियत की बात होती है रमेश जी। यहाँ पे आके भाषणबाजी रोहन जी, ओके ब्रिजमोहन जी, सॉरी, और ब्रिजमोहन जी मैं क्षमा चाहता हूं, बहुत लेट हो गई आपके पास। रोहन जी, ओके, देश है 50,000 करोड़ का। ओके ब्रिजमोहन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, हमने कैपेक्स की बात कर ली, आने वाले दिनों में महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन रोजगार के लिहाज से जो हमारे देश का युवा चाहता है, ब्रिजमोहन जी आपको भी लगती है कि साहब डिग्री तो मिल गई, नौकरी कैसे मिलेगी? जिनके पास नौकरी है उनकी सैलरी जहां थी वहीं अटकी हुई है, जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी कैसे मिलेगी, एक बड़ी चिंता है। नौकरी तब मिलेगी जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग हमारा 14 से 15% के आसपास में अटका है। सर आपका ऑडियो मेरे तक नहीं आ रहा। ब्रिजमोहन जी मैं दोबारा लौटता, शौर्य जी आप जवाब दे दीजिए तब तक। ब्रिजमोहन जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अभी चेक करवा रहे हैं, बस मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। शौर्य जी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी फॉरेन एक्सपोर्ट्स में जो हमारी इंडियन चीजें भी जाती थी उसको भी किस तरीके से जापान में, चाइना में, हर जगह बैन किया जा रहा है, और उसके एक्सपोर्ट क्वालिटीज जो है वो भी खराब दिखाई दे रही, खराब बताई जा रही। मैं ये समझती हूँ आज भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस चीज को कहती है कि पाकिस्तान से भारत की तुलना करती है। मैं ये समझती हूँ कि ऐसे भिखारी देश से आप इंडिया की तुलना करते हुए आपने इंडिया को क्या दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश को इतने दिन में क्या दिया? आप चाइना और जापान से क्यों नहीं भारत को कंपेयर करते? तब आपको पता चलेगा कि हम लोग की औकात आज किस जगह पे खड़ी होती है। ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, बस इतनी सी बात जरूर कहूंगी कि आज का युवा जब जिसको कॉकरोच बोला जाता है, तब वो युवा खड़े होकर के 2 दिन के अंदर चाहे सोशल मीडिया पे, लेकिन इन्हीं भारतीय जनता पार्टी को उनकी हैसियत दिखा देता है। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि जिस देश में बाबा ज्ञान दे रहे हैं वहां पे प्रोफेसर और टीचरों को पीटा जा रहा है, नेता पूजा कर रहे हैं और पूजा करने वाला राज्य चला रहा है। सवाल अगर हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं तो उसका जवाब हमको भारतीय जनता पार्टी देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता मंत्रीगण से सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब हमको मीडिया देती है। उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट और जितने भी लोग आम जनता के सवाल को अगर पूछते हैं तो उनको देशद्रोही कहा जाता है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, उनको पैरोल पे चुनाव के टाइम पे छोड़ दिया जाता है बाहर घूमने के लिए। और जो पढ़े लिखे बच्चे जिनके पास डिग्रियां हैं, मौके पे उनके पास अच्छी डिग्रियां हैं, वो नौकरियों के लिए सड़क पे घूम रहे हैं, पेपर लीक होने के बाद भटक रहे हैं। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अभी जो बिहार में मुझे लगता है अनपढ़ नेता उनको मेरे साथ ब्रिजमोहन जी वापस जुड़ चुके हैं। ब्रिजमोहन जी अब आप जवाब दे दीजिए, अभी आपकी आवाज आ रही है सर। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था सबसे पहले कि विपक्ष लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर कई चुनाव उन्होंने विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव लड़ लिए, और हर बार जनता ने उनको इन बातों का जवाब दिया है, जिसमें महंगाई का मुद्दा भी है, उसमें बेरोजगारी का भी मुद्दा है, और इसके अलावा दूसरी चीज़ों पे भी है। मैं सोचता हूँ कि इससे अलग हटकर आज जो सबसे ज़्यादा हमारा मतदाता क्या सोच रहा है, हमारे देश के लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए कि अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी, जनता ने इस बात को समझा जब आदरणीय मोदी जी ने इस बात को कहा कि ये जो वैश्विक संकट है और इसमें आप सब लोगों को साथ देना पड़ेगा, तो पूरे देश की जनता ने उनका साथ दिया है। किसी भी व्यक्ति ने इस मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि लोग जानते हैं इस बात को कि ये जो अगर महंगाई भी बढ़ी है तो इसमें भारत सरकार की उतनी बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और उसकी कोई शुरुआत भारत ने नहीं की थी, लेकिन जनता ने साथ दिया। क्यों? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि देश के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कोई बात कहते हैं उसके पीछे गंभीरता होती है और उसके पीछे पूरा देश खड़ा हो जाता है। यही तो इनकी उपलब्धि। अब आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा कि 1 साल में प्रधानमंत्री जी नहीं रहेंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री का निर्णय हमारे सांसद करते हैं और संसद में एनडीए का बहुमत है, वहाँ का एकमात्र एक छत्र नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हम सांसदों ने तय किया है, ये आदरणीय राहुल गांधी जी के कहने से तय नहीं होगा।
दूसरा, जिस प्रकार से वो हल्की भाषा का उपयोग करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, उनको थोड़ा सोचना चाहिए। उनके घर में भी लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए, कम से कम सम्मान के साथ संबोधन करना चाहिए। इन हल्की भाषाओं से वो खुद की गरिमा कम कर रहे हैं। विपक्ष के नेता हैं और उनको अच्छे ढंग से अपनी बात को सम्मान पूर्वक कहना चाहिए। अगर उनको कोई शिकायत भी है, कोई वो बात भी कहना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये नहीं हो सकता कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए गलत संबोधन करें, हल्के शब्दों का उपयोग करें। ब्रिजमोहन जी, आपने निखत जी, दो बातें हैं। मतलब हम कंपेयर करते हैं ना कि आज अगर आर्थिक सुनामी आ रही है तो मैं अपना फॉरेन रिजर्व्स देख रहा था, वो भी 680 अरब डॉलर के आसपास है। मैं बैंकिंग व्यवस्था में एनपीए की स्थिति देख रहा था, वो भी कम से कम ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से भी ये अगर आप बाकी कंट्रीज के मुकाबले देखेंगे वो भी ठीक है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, वो बड़े चैलेंजेस हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको आर्थिक सुनामी का नाम देना ये क्या है? मतलब आर्थिक सुनामी किस तरह से? मुझे याद है पहले उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो गई है, जो ट्रंप साहब ने कहा, उन्होंने उसी चीज़ को दोहराया। अब ये आर्थिक सुनामी आ रही है, थोड़ा मुझे आप बता सकती हैं हमारे दर्शकों के लिए मैम, थोड़ा एनलाइटन करिए कि कैसे आर्थिक सुनामी आ रही है। रमेश भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है और ज़रूरी है। कुछ तो मैंने पॉइंट्स आपको इकोनॉमी के पहले ही सेगमेंट में बता दिए थे। अब आप दोबारा आए हैं तो मैं दोबारा वो पॉइंट्स रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन आपने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख करोड़ की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो इन्वेस्टर ने बाहर निकाल ली है, क्योंकि हमारी इंडियन मार्केट में कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है देश की अर्थव्यवस्था की आज। और यूएस किस प्रकार टैरिफ्स बढ़ा रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितना डेट हमारे देश पर कितने करोड़ों का है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो जग को पता है और दिख रहा है। और आपने कहा इकोनॉमी कैसे बनती है, अभी तो जो स्थिति है वो तो हमें दिख ही रही है कि किस प्रकार डगमगा रही है। अब और स्थिति की भी बात कर लेते हैं। आप मेरे भाई यहाँ पर एक बयान दे रहे थे मुझसे पहले, जो मेरे भाई बंधु हैं, वो बोल रहे थे कि आप प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, आपकी गरिमा भंग होती है। मैं बताऊं गरिमा कब भंग होती है और इकोनॉमी कब डूबती है? गरिमा तब भंग होती है और इकोनॉमी तब डूबती है जब नीट का पेपर लीक होता है, जब देश में जो युवा है हाथ में डिग्री और माथे पे निराशा लेके रेलवे और एसएससी के जो एस्पिरेंट्स है वो सड़कों पर खड़े होते हैं। देश की इकोनॉमी तब डूबती है, भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा तब भंग हो जाती है जब वो तो खुद लाखों का सूट पहनते हैं, लेकिन भारत में बेरोजगारी इतनी हो जाती है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मैं डेटा देती हूं आपको, एनसीआरबी का डेटा है, मेरा नहीं है रमेश भाई। 14,000 ग्रेजुएटेड युवाओं ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं थी। क्यों? क्योंकि भारत की जो सरकार है वो पेपर लीक कराने में उनके नेता बंधु लग जाते हैं। अभी सीबीएसई में किस प्रकार बच्चों के करियर को पुश किया जा रहा है और कैसे वहां पर घोटाले हो रहे हैं और बच्चों की मार्कशीट सही से चेक नहीं हो पा रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आने वाले समय पे ये नन्हे जो कंधे हैं ना, इन्हीं पे भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अपनी जो शोल्डर पे जितना भार था वो तो उतार के उन्होंने साइड में रख दिया। तो आज बात अर्थव्यवस्था की जब हो रही है तो ये भी बात होनी चाहिए कि कैसे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, और कल जब इस युवा को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं होगी? निगत जी, मुझे लगता है कि रोहन जी मैं निगत जी, रोहन जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे एक छोटा ब्रेक लेना, यही सवाल आपके लिए रहेंगे। रोहन जी मैं चाहूंगा आप जवाब देंगे इन सारे सवालों का जो निगत जी ने उठाए हैं। ब्रिजमोहन जी, ये बात जो निगत जी ने उठाई है खासकर युवाओं को लेकर, चाहे वो नीट के पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो सीबीएसई में जो कुछ हुआ उसका मामला हो, उसने वाकई बहुत लोगों को हताश और निराश किया। एक छोटी चर्चा हमारी जारी है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ममता बनर्जी के घर टीएमसी नेताओं की अहम बैठक। केवल 8 विधायक पहुंचे हैं, जिसमें से 2 पूर्व विधायक हैं, कुल 5 सांसद पहुंचे हैं। ममता बनर्जी के लिए बेहद मुश्किल है अपनी पार्टी को बचाना इस वक्त। आप सोचिए, 8 विधायक पहुंचे हैं, जिनमें 2 पूर्व विधायक हैं और केवल 5 सांसद पहुंचे हैं, जिसमें से 2 राज्यसभा और 3 लोकसभा के सांसद बताए जा रहे हैं। रोहन गुप्ता साहब, सब चीजें ठीक है, लेकिन आप तो ये मानेंगे ना, चाहे तेल हो, युद्ध हो, महंगाई हो, रुपया हो, मॉनसून हो, सर ये जोखिम तो है ना आने वाले दिनों में, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते सर। यही इंपैक्ट डालेंगे। माना आरबीआई ने 5.1% के इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है, बट ये 6% को कब पार कर जाएगा पता ही नहीं लगेगा। रमेश जी, आपने बिल्कुल सही बोला। मेरी डिबेट की शुरुआत से आपने भी एक सवाल पूछा और मैंने उसका बहुत कैटेगरी जवाब दिया। किसी चीज को आप सुनामी बताएं, और
कोई भी देश होगा, अगर आपके 20 नंबर सही है तो 5 नंबर कॉज ऑफ कंसर्न होंगे, क्योंकि इकोनॉमी का काम होता है, वो बीजेपी की सरकार हो कांग्रेस की, पर हर बार उसको डेड इकोनॉमी बोलना, उसको बोलना सुनामी आएगी, पैनिक बटन दबाना, ये गलत है। आपने जितने आंकड़े आज तक, जो इन्फ्लेशन का रेट 3.48% था, अगर हमारे वहां पे रेट बते तो फिर भी आरबीआई की रेंज क्या है, 4 to 6% है, और सरकार ये इंश्योर करेगी किसी भी प्रकार से 6% से ऊपर नहीं आए। ये लोग तो ये बोल रहे थे बंगाल चुनाव के समय में कि पेट्रोल डीजल के रेट से 25 रुपए बढ़ेंगे, क्यों अटक गए भाई 7-8 पे? क्योंकि सरकार एक्शन ले रही है, ये सरकार बैठी हुई सरकार नहीं है। अगर सरकार ने अपना ऑयल बास्केट 27 देश से इंक्रीज करके 40 देश कर दिया, जो एलपीजी का हमारा इंपोर्ट पे 67% इंपोर्ट का डिपेंडेंस था, हॉर्मुज से हम लोग 57% हमारा डिपेंडेंस था, आज 50,000 मैट्रिक टन का डेली हमारा एलपीजी का प्रोडक्शन एवरीडे हो गया। आपको कहां पे किल्लत दिखा रही है? तो रमेश जी, किसी चीज में पैनिक बटन दबाना और प्रॉब्लम होना, समस्या होना, दोनों अलग चीज है। सरकार का काम है उसको डील करेगी, और विपक्ष का काम है सरकार के ऊपर सवाल उठाए, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, पर पैनिक बटन दबा के जनता में जो अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करने का पाप ये लोग जो कर रहे हैं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप सवाल 4 उठाइए, मैं चारों 4 का जवाब दूंगा। आपकी भी 4 राज्य सरकार है, अगर आपको दिखाना था सरकार को, जनता ने आपको 4 राज्यों में इसलिए रखा है कि आप कुछ करके दिखाएं, आप सब सजेशन देते हैं, क्यों आपने वहां पे वेट कम नहीं किया? क्यों हिमाचल में आपने वेट को बढ़ा दिया? आपके तीनों राज्य, आज तेलंगाना में पेट्रोल डीजल की प्राइस 116 है, कर्नाटक में 109 है, हिमाचल में भी 103 है। उसका तो मुझे कारण, बताइए वहां पे उसका कारण रोहन गुप्ता साहब ये है, फिर आप बोलते हैं जो राज्य सरकार के ड्यूज है वो आप दे ही नहीं रहे। जनता भी तो देखेगी ना। रोहन गुप्ता साहब, जो राज्य सरकार के ड्यूज है आप दे ही नहीं रहे। नॉन बीजेपी रूल स्टेट को तो बहुत दिक्कत होती है, केंद्र के साथ कोई सामंजस्य नहीं है। मैं बता रहा हूं रमेश जी, आप आधिकारिक आंकड़ा बोल रहा हूं, हिस्टोरिकली राज्यों का आवंटन 18% बढ़ा है जीएसटी के। मैं चैलेंज के साथ, आप आंकड़े जानते हैं रमेश जी, मेरे लफ्ज में रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप बोल रहे हैं कि जीएसटी का हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है और राज्य सरकारों का आवंटन भी हमने बढ़ाया है। ये तो राज्य सरकार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, तो जनता से ले रहे हैं ना, रोहन जी, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सरकार ने तो एक्साइज कम करके दिखाई। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, आप एक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया करते थे, वो भी आप बंद करने जा रहे हैं। आप जीएसटी कॉम्पनसेशन देते थे, वो आपने पहले ही बंद कर दिया। राज्य सरकारों की अपनी क्या कमाई है सर, आप ये भी तो सोचिए। आप जो तेल में सेस लगाते हैं उसे तो आप पूरा अपने लिए उपयोग में लाते हैं, उसको तो आप साझा भी नहीं करते राज्य सरकारों के साथ। कैसे राज्य सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था चलाएंगी? देखिए रमेश जी, वापस मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको ये आधिकारिक जो आंकड़े, देखिए जीएसटी का हाईएस्ट कलेक्शन हुआ अप्रैल माह में, ठीक है, ये तो एक आधिकारिक आंकड़ा है। 18% आवंटन राज्यों को बढ़ा है, हर राज्यों को प्रोपोर्शनेट इतना इंक्रीज हुआ है, ये मैं आपको ऑफिशियल आंकड़ा दे रहा हूं। फिर भी आप बोलेंगे कि राज्य सरकार क्या कर रहे हैं। अरे आप हिमाचल में जब आप सरकार में आते हैं तब आप ये बोलते हैं कि नहीं जो है आपका लॉक, अब जो एम्प्लॉइज जो है, कर्मचारी को वेतन का फायदा मिलेगा, वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आप हवाबाई वादे करेंगे तो क्या होगा? यही होगा ना। जहां आपकी राज्य सरकारें हैं वहां पे आप कुछ करके नहीं दिखा पा रहे हैं, और हर रोज सरकार से सवाल उठाइए, हम तो जवाब देंगे, पर जनता को डराने का पाप रोहन जी, निगत जी, इस समय जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस समय ये राज्यों में तो आपको साफ कर दिया। इस समय तो आपके लिए बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया गठबंधन को कैसे स्थिर रखें और कैसे बचाएं। आप कह रहे, राहुल गांधी कह रहे 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। यहां तो इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं वो सब छोड़ते चले जा रहे हैं। वहां ममता, आप सोचिए, ममता बनर्जी की बैठक में आपके लिए भी कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की बैठक में 8 जून को आने वाली है। उनके उसमें सोचिए केवल 5 सांसद पहुंचे। निगत जी, ये कॉज ऑफ कंसर्न है नहीं आपके लिए? मुझे लगता है मुद्दे से ना रमेश भाई भटक जाते हैं। नहीं, मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं अब थोड़ा पॉलिटिकली बात कर रहा हूं। मैं आ रही हूं। मुझे लगता है हम मुद्दे से इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि कॉज ऑफ कंसर्न इस समय भारत की जनता के लिए। सुनिए, मुझे लगता है, मेरे को रमेश भाई ऐसा लगता है कि आज निगत जी को बोलने दीजिए प्लीज, कोई ना बोले। आर्थिक स्थिति है, नहीं सुनिए, लेट मी फिनिश। मैं रमेश भाई किसी के बीच में नहीं बोली। यू हैव टू अलाउ मी माय टाइम, प्लीज बोलिए। यू हैव टू अलाउ मी माय टाइम। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो जो इंडिया गठबंधन में होगा और कैसे साथ में समीकरण बैठेगा, कैसे सब साथ आएंगे, मैंने कहा ना, जब आपको एक पेपर पे नोट दे दिया जाएगा, वो प्रॉपर ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप चला सकते हैं। मैडम, आप कह रही सरकार गिर जाएगी, कैसे गिरेगी? कोई तो मुझे आप अर्थमेटिक समझा दीजिए। पैनिक मैडम, आपने इकोनॉमिक अर्थमेटिक मुझे समझा दिया, पॉलिटिकल अर्थमेटिक भी समझा दीजिए ना। रमेश भाई बता तो रही हूँ। आप रमेश भाई प्लीज मैम, मैं वहीं आ रही हूँ, सुनिए ना, मैं वहीं आ रही हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए।
पहले मैं पैनिक के माहौल के ऊपर चर्चा कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि पैनिक का माहौल मुझे समझ नहीं आता, सारी जिम्मेदारियां देश के विपक्ष पर क्यों आ गई हैं? देश की सरकार नहीं है क्या इस लायक कि कोई भी अपने कंधों पर बोझ ले सके अकाउंटेबिलिटी का? अरे देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा था अभी थोड़े दिन पहले, पैनिक का माहौल करा था कि कोविड जैसी सिचुएशन आने वाली है, जनता को बोलो कि पेट्रोल और डीजल कम खर्चो और उसके बाद कार पूल करो और घूमने मत जाओ, सोना कम खरीदो, खाने में तेल कम डालो। जाहिर सी बात है 25% महंगा खाने के तेल पे आप बढ़ा दोगे तो कहां से हम तेल खाने में तेल डालेंगे? पानी में ही सब्जी को फ्राई करना पड़ेगा। पहली बात। वो अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री उसके 2 दिन बाद ही गुजरात में बड़ा बड़ा काफिला लेके गए थे ये कराकर कि पेट्रोल को रिजर्व करना है, लेकिन उन्हें याद नहीं आया जब सैकड़ों गाड़ियां उनकी चल रही थी उनके काफिले में, उनके नेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करी हैं। 2,500 करोड़ रुपया 2,500 करोड़ रुपया पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जनता का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खर्च कर दिया। अभी 4 महीने में तो 40 करोड़ रुपए खर्च करा है चुनावी राज्यों में। तो ये देश की जनता को दिख रहा है, देश की जनता इस सरकार को गिराएगी। आप विपक्ष तो साथ खड़ा है देश की जनता के, और देश की जनता विपक्ष के साथ खड़ी है, वो अलग बात है। अब मुझे आखिरी 10 सेकंड मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा निवेदन करूं, आपके तो फिर ये एक के बाद एक हार क्यों है? धंधा सेठ के साथ होते रहे। नहीं सुनिए मैडम, आपको रियल इश्यूज जनता के उठाने ही पड़ेंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको निगत जी, उसकी इतनी डिस्कशन रमेश भाई नहीं, उसकी इतनी आप जरूर इनकी खामियां निकालिए, इनको चेताइए, सब चीजें सही है। जिस सरकार में इलेक्शन कमीशन और सरकार खुद वोट चोरी पर आ जाए तो जाहिर सी बात है, तो मैं तो कह रही हूं, मैं तो खुलकर कह रही हूं कि कितने कितने लाख वोटों की चोरी करिए, 90 लाख 65 लाख बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में 5:30 बजे के बाद कैसे वोट हाइक हुआ है, कैसे वोट हाइक बढ़ जाता है और ऑल ऑफ अ सडन चीजें हो जाती है, तो सबने देखा है। दक्षिण ये भेद नहीं पाए तो जा नहीं पाए। इन्होंने हरियाणा में एक महिला की पिक्चर 22 वोटर आईडी पे, वो भी फॉरेन की महिला, तो कैसे वोट चोरी निगत जी, मुझे लगता है ब्रिजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, शौर्या भी है, ब्रिजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके निगत जी, ब्रिजमोहन जी मुझे मैम थोड़ा समय मुझे सबको देना होगा। निगत जी आप समझती काफी समय आपने। रमेश जी, हाँ सर। रमेश जी देखिए, हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस की सरकार है और अभी वहाँ पे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, नगर निगम नगर पालिकाओं के, वहाँ पे कांग्रेस का सफाया हो गया, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ पर वो काम ही नहीं कर पाई जिसके वायदे उन्होंने किए थे। ये निगत जी इतनी बातें कह रही हैं कि वोटर के साथ ऐसा हो गया, वोटर कम हो गए, ज़्यादा हो गए। वहाँ जाके देख लीजिए ना, फिर वहाँ तो आप ही के वोटर थे, आप ही की सरकार है, फिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की जनता ने नकार दिया? उसके पीछे मूल कारण ये है कि लोगों की समझ में आ गया है कि कांग्रेस की सरकारें और ये विपक्ष के जो नेता हैं और विपक्ष की जो वायदे हैं वो पूरी तौर से खोखले हैं, इनमें कोई भी ऐसी सच्चाई नहीं है। उसी को ध्यान में रखते लोग इनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। सबसे पहले इनको अपने पूरे प्रोग्राम को रिव्यू करना चाहिए। एनडीए की सरकार पूरी तौर से मजबूत है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को विश्वास है और बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है। मैं सोचता हूँ इनको अपने आप को पहले सुधारना चाहिए। और ये कहना कि सरकार 1 साल में गिर जाएगी, 1 साल में ऐसा होगा, ये इस प्रकार की बातें करके और आर्थिक सुनामी की बात करके जिस प्रकार से वातावरण को दूषित करने का काम किया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। इस प्रकार की हवाई बातों से क्या सरकार गिर जाएगी? क्या हवाई बातें करने से क्या सुनामी आ जाएगी? इस ढंग की बातों का कोई अर्थ नहीं है। पकड़े होंगे कुछ तो आधार उनके पास भी होगा। रोहन गुप्ता साहब, अगर राहुल गांधी कह रहे 1 साल में सरकार गिर जाएगी, कुछ तो होगा उनके पास। बिल्कुल जादुई छड़ी होगी उनके पास, तभी तो डेड इकोनॉमी बोले ट्रंप के बोलने के बाद में। भाई बनना है, हीरो बनना है, स्टेटमेंट दे दिया। अरे सुनामी तो इंडी गठबंधन में आ रही है, उसको तो रोकिए। आपने ही अपने इंडी गठबंधन को किल कर दिया। टीएमसी के खिलाफ स्टेटमेंट 4 दिन पहले देके आप ही गच्चा देके चले गए, डीएम को कहा, डीएम की छोड़ के चला गया। अरे तो भैया कहां सुनामी आ रही है वो तो चेक करो। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने शायद केजरीवाल से कुछ लिया, उन्होंने भी कहा था कि ये होगा, और क्या हुआ? गुजरात में उनकी जो सूरत में सड़ती स्थिति वो भी 0 पे आ गई। देखिए रमेश जी, बातें करने से नहीं होता। रोहन जी, सूरत में मैं आपको एक एग्जांपल, सूरत से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं आ रहा हूं रोहन जी, प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर बड़ा हमला। कुछ लोग भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग सिर्फ निराशावादी ही रहेंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। साथियों, आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं,
जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए आज देश का कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस है। शौर्य, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना और उसके साथ जो एनडीए है उससे मुकाबला करना, ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज रहेगा? शौर्या जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। I'm not able to please repeat. शौर्या जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन को एकजुट होना पड़ेगा अगर आपको एनडीए गठबंधन से मुकाबला करना है? जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमेशा सवाल उठाए जाते हैं हमारे गठबंधन के ऊपर। हमेशा अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के ऊपर जो है सवाल, और उनके साथ चलने और सीटों के वितरण पे भी हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। अभी जिस प्रकार हमने नरेंद्र मोदी जी को सुना, मैं ये समझती हूँ कि हमारे देश के जो यशस्वी महामानव प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी के राज में बताइए कौन सा ऐसा जनप्रिय कानून इन्होंने लागू किया होगा जिससे आम जनता को एम्पावरमेंट मिली हो। इन्होंने हमेशा पब्लिक से हक, उनकी संविधान हो चाहे किसी भी प्रकार का हक, हमेशा छीनने का काम किया है। ऐसे कानून लाए हैं, चाहे आरटीआई हो, उसको इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की। किसी को भी आज जेल हो जाए उसको आसानी से बेल नहीं हो सकती। आप स्पीच किसी को देने की फ्रीडम नहीं है, भाषणों पे जेल हो जा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि आज के मौके पे जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी साथ में 2024 का प्रदर्शन इन दोनों लोगों ने मिलकर के दिया था और रिजल्ट दिखाए थे, उसी तरीके से 2027 के इलेक्शंस में बहुत अच्छे तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, सीट के वितरण होंगे और रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि इस समय जिस प्रकार देश की जो स्थिति है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे बच्चों की स्थिति हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, कॉलेजेस हो, आप किसी भी फील्ड में देखिए, हर स्तर से हम नीचे जा रहे हैं। हर स्तर से हर दूसरे कंट्रीज हमें बहुत निचले स्तर से देख रही है। तो इसी से मैं मानती हूं। ओके, आपकी बात आ गई। रोहन जी, एक बात तो आप मानेंगे ना कि हमने गोल पोस्ट चेंज किए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, हमें बताया गया कि 2022 में भारत के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। सर, कहां दुगनी हुई? अब हमसे कहा जा रहा है कि 2027 में भारत विकसित बन जाएगा। फिर हमसे पहले बीच में कहा गया 2025 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। रमेश जी, आप जो किसान की आय की मैं स्पेसिफिक आपको बोल रहा हूं, आप चेक कर लीजिए 2014 में एमएसपी क्या थी और अभी क्या एमएसपी है। करीब 332% की वृद्धि है एमएसपी में। मैं आपको ये आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। तो वृद्धि नहीं हुई तो क्या हुई, यही तो मैं आपको बोल रहा हूं। देखिए, आप जब आंकड़ों का एनालिसिस करेंगे तो जवाब तो आंकड़े होंगे ना। आप एमएसपी का कंपैरिजन कर लीजिए। एकमात्र सरकार है उसने इंश्योर किया कि एमएसपी की वृद्धि जो है, जो आपकी जो इन्फ्लेशन की वृद्धि है उससे ज्यादा हो। तो वृद्धि नहीं हुई क्या आपकी? मुझे बताइए आप चीज। दूसरी चीज मैं आपको, रोहन जी, मैं इस मामले में आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, भी आपके पास आंकड़े टिप्स में रहते हैं। सर, मुझे आप एक आंकड़ा बता दीजिए, भारत का जो ये किसान समुदाय है, कितने लोग एमएसपी के दायरे में आते हैं, कितने लोगों को एमएसपी का फायदा मिल पाता है? नहीं, वापस मैं बता रहा हूं। देखिए, एमएसपी जो होता है एक बेंचमार्क है। कई जगह पे ये होता है कि जब मंडी में एमएसपी से ज्यादा भी दाम मिलते हैं, प्राइवेट लोग उससे भी ज्यादा भी दाम होते हैं। आज मेजॉरिटी किसान जो है, आप देखेंगे जो रूरल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र में एमएसपी एक्ट्स एज अ बेंचमार्क थिंग।
और वही बेंचमार्क के आजू बाजू मैं मानता हूं 10% इधर उधर मार्केट घूमता है। आप जब किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं, यही तो आंकड़ा है। आज किसान सम्मान ये जो निधि है, ये एकमात्र सरकार है कि समयसर तरीके से पूरे देश में इसके लाभ को पहुंचाया गया। और सामने देखिए इंडी गठबंधन के राज्य के जहां जहां इनकी सरकारें होती है, ये जो राशि है ये भी पहुंच नहीं देते किसानों तक। आज चेक कर लीजिए कि हर आंकड़े, आज मैं आपको बायोगैस की मैं बात करता हूं, बायोफ्यूल की मैं बात करता हूं, इथेनॉल की बात कर रहा हूं, कि जिस प्रकार से हम लोग ने जो आपने अभी जो 2047 में आत्मनिर्भर भारत की बात की, मैं बता रहा हूं सरकार ने क्या क्या किया। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके हर साल 1.5 लाख करोड़ बचाया जाता है। आज भी आया है कि डीजल के अंदर भी उसके अंदर डाइल्यूशन होगा। सोलर कैपेसिटी वी हैव बीटन यूएस नाउ, 34% हमारी न्यू कैपेसिटी सोलर है। तो ये सब किसने किया भाई साहब? बट आपकी सरकारों में तो सब सोचा ही नहीं। मुझे लगता है ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की मैं मान सकता हूं हमारा कि डिपेंडेंस कैसे बाहर के देशों पे कम करें, ये हम कर रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, यहाँ पर रोहन जी मुझे लगता है आपसे सहमत नहीं होंगे। वो महाराष्ट्र से आते हैं और वो जानते हैं कि फार्मर्स की स्थिति क्या है करके। आपके इस पॉइंट से मुझे पूरा विश्वास है ब्रिजमोहन जी सहमत होने नहीं जा रहे। ब्रिजमोहन जी, नहीं, मैं इस बात से नहीं, रोहन जी की बात से मैं सहमत हूँ। और महाराष्ट्र में भी किसानों की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। अभी आज से 1 हफ्ते पहले आदरणीय अमित शाह साहब ने एक बैठक बुलाई थी, उस पर प्याज और गन्ना किसानों के लिए एक बहुत विस्तृत चर्चा हुई है और उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। सरकार को जहां पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए, वहां पे सरकार कोई कोताही नहीं कर रही। केंद्र सरकार भी और वो राज्य भी जहाँ पर कि हम लोगों की सरकार है, वहाँ पे ऐसा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा ना करें और जिसका समाधान ना ढूंढें। खाली हमारी बात चर्चा तक सीमित नहीं रहती, हम उसका समाधान भी ढूंढते हैं। और समाधान के बाद सरकार के उन विभागों को मजबूर करते हैं कि वो उस ढंग से काम भी करें। और यही कारण है कि सारी चीज़ रुकी है। किसानों में जो पहले असंतोष था इसके पहले, वो बहुत कम हुआ है। ये बात सच है कि 1 अरब 50 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसमें सारी समस्याओं का समाधान कोई भी सरकार एक बार में नहीं कर सकती है। समस्याएं आती है लेकिन उनका समाधान भी ढूंढा जाता है। और जो निश्चित कार्यविधि में जो काम होने चाहिए उनको करने के लिए भी ये सरकार जानी जाती है। मोदी जी ने जहां पर जिस चीज का शिलान्यास किया है उसी का उन्होंने उद्घाटन भी किया। ये इसके पहले कभी नहीं होता था इस मुल्क में। तो ये सारी चीजें जिनकी उपलब्धियों की बात हमारे विपक्ष के लोगों को इसलिए नहीं दिखती है कि ठीक है। निगत जी कुछ कहना चाह रही? देखिए क्या है ना रमेश भाई, हम तो इनकी तरह काला चश्मा पहन के मोदी जी के अंधभक्त की डिग्री पाने के लिए तो यहाँ बैठे नहीं, हम तो आंकड़ों पे बात करते हैं। और अगर आंकड़ों पे बात करी जाए तो अभी मेक इन इंडिया की आपने बड़ी अच्छी क्लिप चलाई महामानव नरेंद्र मोदी जी की कि मेक इन इंडिया के कोई लोग विरोध करें। अरे विरोध क्यों ना करें, आप ही ने कहा था 2014 में कि मेक इन इंडिया हम ऐसा बना देंगे कि टोटल जीडीपी का 25% मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को मिलेगा। देखिएगा क्या हुआ उसका, बताइए ना। रोहन गुप्ता जी बड़ी देर से आंकड़ों की बात कर रहे हैं, बताइए कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपने लगाई और कितना मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है और जो सेक्टर है वो हमारी जीडीपी में वो करता है, मैं कहूँगी इन्वेस्ट करता है। आप बताइए, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे साल की। अभी मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ युवा है जो हर साल ग्रेजुएट होता है, लेकिन आप उसके ऊपर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। वो हाथ में डिग्री लेकर खड़ा हुआ है, लेकिन वो 2 करोड़ नौकरी का जुमला सिर्फ जुमला ही बन के बैठ गया है। उसके बाद आपने कहा कुछ डॉक्टरों पे 36 घंटे आज देश के जो डॉक्टर हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनको सुरक्षा नहीं मिल रही। और एमएसपी की बात करिए तो दुगनी करने वाले थे ना उनकी आय। आज भी ऐसा क्यों है कि 10-10 हजार फार्मर्स 10,000 से भी ज्यादा सालाना आत्महत्या कर लेते हैं? आप एक दिन बैठो और फार्मर्स से, उनकी जो जितने किसान हैं उनसे एमएसपी पर चर्चा करो। जिन्होंने अपना हक अधिकार माना उन्हें तो आपने आतंकवादी घोषित कर दिया। ऐसा तो आपका व्यवहार है किसानों से, आप उन्हें आग में जला देना चाहते हो। और आप बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अब एक चीज सुनिए छोटा सा आंकड़ा और दे देती हूँ। मैंने अभी आपको बताया था ना ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी का एक छोटा सा कोइंसिडेंस अभी हाल ही में और हुआ। आपने देखा होगा रमेश भाई, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, कि जेपी एसोसिएट्स की भी नीलामी हुई थी जिसने वेदांता ग्रुप ने बोला कि हमने सबसे बड़ी जो है ना वो बिडिंग करी थी। और अनिल अग्रवाल जी ने क्लेम भी किया कि सबसे बड़ी बिडिंग हमने करी थी। मामला कोर्ट में, उसके बाद अडानी जी को ये जो नीलामी थी ये मिल गई और उनको डील मिल गई। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो घपला हुआ है, सरकार को कहा कि ये तो घपला करा है और जाकर कोर्ट में वो केस लड़ रहे हैं। वो अलग बात है, चलिए वो कोर्ट में केस है, लेकिन इत्तेफाक देखिए, धंधा सेठ की जो मैं बात कर रही थी, रिलेट करिए, इत्तेफाक देखिए कि इसी बीच
अडानी ग्रुप कुछ ऐसे ही चुनौती दी वेदांता ग्रुप ने। इसी बीच सरकार ने अपनी जो ये एजेंसी बिठा रखी है ना इन्होंने, ईडी, उससे रेड पड़वा दी वेदांता आप तेलंगाना और राजस्थान का भी बता दीजिए। कोइंसिडेंस कैसा है कि क्यों धंधा सीट को बचाने के लिए लगातार मोदी सरकार निगत जी एक बात मुझे बताइए ना, जो रोहन गुप्ता जी कह रहे थे आपकी बात बचाने की आप निगत कोशिश जी कर रहे हैं, मैं तो वो बात ये आपके यहाँ जो सरकारें हैं, तेलंगाना का डेटा सेंटर का पूछिए। निगत जी जवाब दे दीजिए। अरे आप देश की आप जो डेटा है उस पर बात मत करिएगा, अर्थव्यवस्था पर बात मत करिएगा, जॉब उस पर बात मत करिएगा, इन्फ्लेशन पर उस पर बात मत करिएगा, तेल के दाम पर उस पर बात मत करिएगा। आगे पीछे मत जाइए। तेलंगाना सरकार में 12 साल से बैठे हो भैया, बोझ से कंधों पर बोझ लग रहा है प्रधानमंत्री का पद, तो उसे उतार के साइड में रख दो। अरे वापस क्यों घूम रही है? अगर देश के प्रधानमंत्री को अकाउंटेबिलिटी कंधों पे लेनी कमजोर, अगर उनको कमजोर महसूस कराता है तो साइड में रख दो प्रधानमंत्री का पद हटाकर। क्यों उसकी गरिमा को गिरा रहे हो? क्यों गरिमा को गिरा रहे हो ये बताओ। आपके सीएम क्यों एमओयू साइन कर रहे हैं? अरे बताइए ना। मैं निगत जी ऐसे डिबेट नहीं करता हूं, जैसे आपके पास मुद्दा नहीं होता है आप भूल जाती है। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि तेलंगाना में आपको जो आपने कहा कि ये धन्ना सेठ है, तो तेलंगाना में क्यों हुआ मुझे बताइए। नहीं मुझे बताइए, मैं आगे पीछे मत जाइए, आप आगे पीछे मत जाइए। नहीं आप आगे पीछे मत जाइए। तेलंगाना में इसके साथ क्यों है एमओयू, क्यों किया आपने? क्यों किया? मुझे आप ये बता दो। नहीं करिए, क्यों किया? मुझे ये बता दो। डेटा सेंटर का एमओयू क्यों किया? अरे आप बता दो ना, मैं आपसे बताइए। फिर वही बात रोहन भाई, बताइए ना आपके सीएम ने क्यों किया? मैं तो सिंपल सवाल है, आपने सारे सवाल पता है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आप जो बुरा है तो बताइए ना। अरे आगे पीछे मत जाइए, अरे आप आगे पीछे मत जाइए। मेरा तो बहुत स्पेसिफिक सवाल है। आपने जब स्पेसिफिक नाम लिया तो उसका जवाब दे दीजिए ना। आगे पीछे क्यों जा रही है आप? देखिए रमेश जी, ये इनकी हकीकत है। मैंने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा। आपके लिए जो अच्छे हैं, आपके राज्य में अच्छे हो जाते हैं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। निगत जी आप जानती हैं, रमेश भाई। रोहन गुप्ता साहब, निगत जी मेरे पास सर समय भी समाप्त हो गया है, मेरे पास समय भी समाप्त हो गया, लेकिन ये बात सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। आम आदमी के लिए इस वक्त आने वाला समय मुश्किल है अगर हालात इसी तरह कुछ बने रहे। लेकिन सवाल राजनीति का भी है, जो राहुल गांधी उठा रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा आधार क्या, हर कोई ये जानना चाहता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद आपका चर्चा को देखने के लिए।